अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम बच्चों से बार बार यही आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तमाम बच्चे अपने वक्त को इधर उधर में जाय ना करें, और जो आपके पास वक्त अभी बचा है, बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है, अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में लगावे और ज्यादा वक्त आपका जो गुजरे वो पढ़ाई में गुजरे। इंशाल्लाह अगर आपको 10 से 12 दिन जो टाइम बचा है आपका, इसमें अगर आप मेहनत कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप हमेशा इस मेहनत को याद करेंगे और इंशाल्लाह आप बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। तो मैंने बताया है बहुत सारे चैप्टर के जो सब्जेक्टिव है मैंने बता दिया। आज मैं पूरे बुक से जितने भी सब्जेक्टिव आपके अक्सर व बेशतर आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, वीवीआई यानी जो हुबहू वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, आज मैं उन तमाम सब्जेक्टिव को बताने वाला हूं। इसीलिए आप तमाम बच्चे से गुजारिश है कि आप तमाम बच्चे जरूर बे जरूर इस वीडियो को देखें और जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो बात आपको समझ में ना आए, किसी चीज में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप फौरन कमेंट करके उसको मालूम कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका जो भी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह उसको आसानी के साथ हल करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप तमाम बच्चे परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अपनी तैयारी में लगे रहे। आइए मैं बगैर वक्त को जाया किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए क्या है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? क्या है? मीर अनीस का मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। क्या है मीर अनीस का पूरा नाम? मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर अनीस का जो पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस है। क्या है मीर अनीस का पूरा नाम? मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस है। ठीक है, आगे आइए। मरसिये की तमहीद को आप क्या कहते हैं? क्या है? मरसिये की तमहीद को आप क्या कहते हैं? क्या है आपका सवाल? मरसिये की तमहीद को आप क्या कहते हैं? तो मरसिये की तमहीद को चेहरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिये की तहमीद को क्या कहते हैं? मरसिये की तहमीद को चेहरे कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताए। हम असर इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। हम असर किसे कहते हैं? यानी जो उसके हम उम्र हो, जो उसके साथी हो, उसी को हम असर कहते हैं। तो मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताए। मीर अनीस के एक हम असर का नाम क्या है? मिर्जा सलामत अली दबीर है। क्या है? मीर अनीस के एक हम असर का नाम क्या है? उनके एक हम असर का नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? क्या पूछ रहे हैं? उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? तो ये सब जो सवाल बता रहे हैं बहुत ही अहम सवाल है। इसी तरीके के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए, ज़हन में बैठाइए और इसको याद कीजिए। इंशाल्लाह अगर इसको याद कर रहे हैं तो आप बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? तो उर्दू के पहले मरसिया का नाम है नौसरहार। क्या है? उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? उर्दू के पहले मरसिया का नाम है नौसरहार है उनके पहले मरसिया का नाम। इसे एकदम अच्छी तरीके से याद कीजिए। ये सवाल मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके इम्तिहान में पूछेंगे। उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? तो उर्दू के पहले मरसिया का नाम है नौसरहार। ठीक है, आगे आइए। मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? यह सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मरसिया क्या है? मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? तो देखिए मरसिया किससे मुश्तक है? मरसिया ये लफ्ज़े रसा किससे? मरसिया जो है लफ्ज़े रसा से मुश्तक है।
मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? तो मरसिया जो है ये लफ्ज और असा से मुश्तक है। ठीक है, आगे आइए। अनीस का ताल्लुक किस दाबिस्तान से है? क्या पूछ रहे हैं? अनीस का ताल्लुक किस दाबिस्तान से है? तो अनीस का ताल्लुक जो है दबिस्तान लखनऊ से है। यानी पूछा अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, यानी अनीस का ताल्लुक कहां से है? तो ये पूछ रहा अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो अनीस का ताल्लुक जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है। कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से है। ठीक है, आगे आइए। अनीस के एक असलाफ में किसी मसनबी निगार का नाम बताए। क्या पूछ रहे हैं? अनीस के एक असलाफ में किसी मसनबी निगार का नाम बताए। तो देखिए क्या है, अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनबी निगार का नाम आता है। अनीस के ये असलाफ है, यानी अनीस इसके पैरवी करते हैं। तो बता क्या है? अनीस के असलाफ में किसी मसनबी निगार का नाम बताए। तो अनीस के असलाफ में मीर हसन, क्या है? मीर हसन मसनबी निगार का नाम आता है। ठीक है, आगे आइए। बद्दू कैसा मिस्त्री था? क्या पूछ रहे हैं? बद्दू कैसा मिस्त्री था? ये मैं यूनिवर्सिटी में जो चैप्टर पढ़े थे, ये उसी चैप्टर से मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूं। पूछ रहे यहां बद्दू कैसा मिस्त्री था? तो बद्दू जो है शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। और बद्दू कैसा मिस्त्री था? तो बता रहे यहां बद्दू जो है वो शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। राहत पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? क्या पूछ रहे हैं? राहत पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? देखिए राहत पर मजदूर की मजदूरी जो थी वो 12 आना थी। राहत पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? तो राहत पर मजदूर की जो मजदूरी थी वो कितनी थी? वो 12 आना उनकी मजदूरी थी। ठीक है, आगे आइए। राहत से क्या मुराद है? क्या है? राहत से क्या मुराद है? तो राहत कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है। क्या पूछ रहे यहां? राहत से क्या मुराद है? तो राहत कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। जिसमें पहिया लगा रहता है उसी को राहत कहते हैं। समझ गए इतना? क्या पूछ रहे हैं? राहत से क्या मुराद है? तो राहत कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। और रत्ता कौन था? क्या पूछ रहे इसमें? देखिए क्या पूछ रहे? रत्ता कौन था? तो रत्ता जो है राहत पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। कौन था रट्टा? पूछा रट्टा कौन था? तो रट्टा जो है वो राहत पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। ठीक है, आगे आइए। एहसान दानिश ने क्या है? एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था? क्या पूछ रहे हैं? एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था? तो एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में, कहां? लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था। कहां काम किया था? एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था? तो एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था। ठीक है, समझ गया इतना? आगे आइए। राहत पर चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? क्या पूछ रहे हैं? राहत पर चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? देखिए राहत पर चलाने का काम बैल, किस जानवर से लिया जाता है? बैल से लिया जाता है। समझ गए? राहत पर चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? तो राहत पर चलाने का काम बैल से लिया जाता है। रत्ता की निगाह ममनूनियत से क्यों झुक गई? क्या पूछ रहे हैं? रत्ता की निगाह ममनूनियत से क्यों झुक गई? तो रत्ता की निगाह ममनूनियत से इसलिए झुक गई कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था।
रत्ता की निगाह ममनूनियत से क्यों झुक गई? क्योंकि एहसान दानिश ने उसकी जगह पर एक घंटा काम करने का उससे वादा किया था। इसी वजह से रत्ता की जो निगाह है वो ममनूनियत से बिल्कुल इस तरीके से झुक गई। ठीक है, तो कि रत्ता की निगाह ममनूनियत से इसलिए झुक गई कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम करने का वादा किया था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। हरनौट किसको कहते हैं? क्या है हरनौट? किसको कहते हैं? देखिए, खूबसूरत और हटीले बदन वाले नौजवान को हरनौट कहते हैं। हरनौट किसे कहते हैं? खूबसूरत और घटेले बदन के नौजवान को हरनौट कहते हैं। घटेले यानी जो छोटा पश्ता कद, यानी जो छोटे किस्म का होता है, जिसको अमर बारमीर कहते हैं या भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसी को कहते हैं हरनौट। किसे कहते हैं? तो खूबसूरत और घटेले बदन के नौजवान को हरनौट कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया था? क्या पूछ रहे हैं? मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया था? तो देखिए, खून का दस्त आने लगा था। क्यों काम छोड़ दिया था? खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम छोड़ दिया था। मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया था? उसको काम करते करते उनको खून का दस्त आने लगा, इसी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया? तो खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम को छोड़ दिया था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। देखिए, फरखंदा-ए वक्त किसको कहा जाता है? क्या है फरखंदा-ए वक्त किसको कहा जाता है? तो फरखंदा-ए वक्त जो है, यमन के बादशाह को फरखंदा-ए वक्त कहा जाता है। फरखंदा-ए वक्त किसको कहा जाता है? तो फरखंदा-ए वक्त जो है, ये यमन के बादशाह को फरखंदा-ए वक्त कहा जाता है। समझ गए इतना? आगे आइए। साहिल को क्या मिला? क्या पूछ रहे हैं? साहिल यानी साहिल किसे कहते बताया थे चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, सवाल करने वाले को। साहिल को क्या मिला? देखिए आगे। तो साहिल को ताज और तख्त मिला, यानी जो बादशाह वक्त था यमन का, साहिल ने उससे सवाल किया कि आप अपनी हुकूमत हमको 3 दिन के लिए दे दे। जब 3 दिन के लिए हुकूमत दे दी तो उसको कुर्सी बहुत अच्छे लगा और उसको हमेशा के लिए उससे वो हुकूमत ले ली। तो साहिल को क्या मिला था? साहिल को ताज और तख्त मिला था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहां गया? यानी जो बादशाह था, जो साहिल को जो ताज तख्त मिला, साहिल बादशाह बना, तो आप जो पहले बादशाह था उसके बारे में पूछ रहे हैं। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहां चला गया? तो बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहां चला गया था? तो बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया था। ठीक है, आगे आइए। सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया था? जो चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आप तमाम बच्चों को पढ़ाया था। देखिए, सौदागर है, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया था? तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सुलूक किया था। यानी सौदागर ने वो अपने बीवी का बहाना मारकर, मेरे बीवी को दर्द जे हो रहा है, अब अपने बीवी को भेज दे, आप बहुत शरीफ आदमी है, उनके साथ धोखाबाजी किया और बादशाह के बीवी को लेकर सौदागर फिरार हो गया, भाग गया, यानी उसके बाद उसके साथ धोखाबाजी किया। वही पूछ रहे सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया? तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सुलूक किया था, यानी उसकी बीवी को लेकर भाग गया था। बादशाह की बेगम किसके साथ गई थी? क्या पूछ रहे यहां? बादशाह की बेगम किसके साथ गई थी? तो बादशाह की बेगम सौदागर के साथ गई थी, यानी सौदागर ने बादशाह की बीवी, बादशाह के बेगम को लेकर सौदागर भाग गया था। ठीक है, आगे आइए। क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? क्या पूछ रहे हैं? क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, यानी किस बीमारी का जिक्र है? देखिए, क्वारंटाइन अफसाना में प्लेग की वबा का जिक्र है। क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? प्लेग एक बीमारी था, प्लेग की वबा का जिक्र है, यानी प्लेग एक बीमारी था, उसी बीमारी का क्वारंटाइन अफसाना यानी जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर प्लेग बीमारी का जिक्र किया गया, यानी उसको बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहारात के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया था?
यानी चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया था? तो असल इश्तिहार था ना चूहा ना प्लेग, और इजाफा किया गया ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटाइन, यानी कोई चीज भी ना रहे, इसी का उन लोगों ने इजाफा किया था। असल इश्तिहार था ना चूहा ना प्लेग। क्या असल इश्तिहार था? ना चूहा ना प्लेग। तो और इजाफा क्या किया गया था? ना चूहा ना प्लेग और ना क्वारंटाइन, सिर्फ क्वारंटाइन का इजाफा इसमें किया गया था। ठीक है, आगे आइए। क्वारंटाइन अफसाना के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या था? यानी क्वारंटाइन अफसाना में जो असल किरदार डॉक्टर है, पूछ रहे हो डॉक्टर का असल नाम क्या था? तो क्वारंटाइन अफसाना के किरदार डॉक्टर का असल नाम रेवंदर मोनत आलवे था। क्या था? रेवंदर मोनत आलवे डॉक्टर का असल नाम था। ठीक है, रेवंदर मोनत आलवे जो डॉक्टर थे, असल किरदार अफसाना के उसका नाम था। ठीक है, आगे आइए। क्वारंटाइन अफसाना में सफाई का काम करने वाले भागू का पूरा नाम क्या था? यानी क्वारंटाइन अफसाना के अंदर एक भागू जो सफाई का काम करता था, पूछ रहे उस भागू का पूरा नाम क्या था? तो क्वारंटाइन अफसाना में सफाई करने वाले भागू का पूरा नाम क्या था? देखिए, क्वारंटाइन अफसाना में सफाई करने वाले भागू का पूरा नाम वेलम भागू था। क्या था? वेलम भागू पूरा उनका नाम था। ठीक है, समझ गए? एकदम आसान है। क्वारंटाइन अफसाना में सफाई करने वाले भागू का पूरा नाम वेलम भागू था। ठीक है, आगे आइए। भागू के घर प्लेग से किसकी मौत हुई थी? यानी भागू जो काम करते थे क्वारंटाइन अफसाना के अंदर, पूछ रहे हैं तो प्लेग बीमारी से भागू के घर में किसकी मौत हो गई थी? तो प्लेग के भागू के घर प्लेग से किसकी मौत हुई थी? भागू के घर प्लेग से भागू के बीबी की मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? प्लेग बीमारी से। तो भागू जो थे, जो सफाई का काम करते थे, उनकी बीबी की इस प्लेग बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। क्वारंटाइन को दोजक किसने कहा? यानी क्वारंटाइन को दोजक किसने कहा? तो क्वारंटाइन को भागू ने दोजक कहा था। किसने क्वारंटाइन को दोजक कहा था? यानी भागू, जो क्वारंटाइन अफसाने में जो सफाई का काम करता था, उसका नाम भागू था। क्वारंटाइन को दोजक किसने कहा? तो क्वारंटाइन को भागू ने दोजक कहा। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। आगे देखिए। वबा पर काबू पाने के लिए पकाने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? यानी प्लेग नाम का जो बीमारी था, पूछ रहे हैं कि उस वबा पर काबू पाने के लिए डॉक्टर जो थे, उनको और कौन सा ओहदा, डॉक्टरी से और कौन सा ओहदा उसका बढ़ गया, वही पूछ रहे हैं। तो वबा पर काबू पाने के लिए पाने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? देखिए, वबा पर काबू पाने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हो गया। क्या किस चीज का ओहदा हासिल हुआ? लेफ्टिनेंट कर्नल। याद रखिएगा, वबा पर पाने के बाद डॉक्टर को किस ओहदा मिला? लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा इनसे हासिल हो गया, यानी ओहदा उसको मिल गया। आगे देखिए। बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताए। क्या है? बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताए। देखिए, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दानाओ दबाम। क्या है? बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? उनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है दानाओ दबाम है। ठीक है, आगे आइए। क्वारंटाइन अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? क्या पूछ रहे हैं? क्वारंटाइन अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? तो क्वारंटाइन अफसाना का मरकजी किरदार क्या है? भागू है। क्वारंटाइन जो अफसाना है, उनका मरकजी किरदार, यानी किसके किरदार को इस चैप्टर के अंदर बयान किया गया है? तो भागू के चैप्टर को क्वारंटाइन अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? वो भागू है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? क्या पूछ रहे हैं? कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? गौर से एकदम सुनिए, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल अहम है, हूबहू इसी तरीके से आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। देखिए क्या पूछ रहे हैं। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। किसने पेश किया था? कामिल इनकलाब का तस्वुर। कामिल इनकलाब का तस्वुर जो पेश किया था, जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था।
ठीक आगे देखिए, जेपी किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते थे, यानी जयप्रकाश नारायण लोगों को कौन से रहनुमा ऐसे थे जिनके राह पर चलने की तलकीन करते थे। जेपी किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते थे, तो जेपी गांधी जी, किसके, गांधी जी के राह पर चलने की तलकीन करते थे। ठीक है, जेपी किस रहनुमा के रास्ते पर चलने की तलकीन करते थे, तो वो गांधी जी के रास्ते पर चलने की तलकीन करते थे। ठीक है आगे देखिए, जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जीपी यानी जयप्रकाश को का किस चीज में यकीन नहीं था। जमहूरियत पर यकीन होने की वजह से जीपी का किस चीज में यकीन नहीं था, तो देखिए जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का तशद्दुद में यकीन नहीं था, यानी भड़काव, मारपीट, लड़ाई झगड़ा में उनका सर्रा बराबर यकीन नहीं था, बल्कि जमहूरियत में उनका यकीन था। इंसान जब एक साथ अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से रहता है तो उस माशरे और उस मुल्क और उस सूबा का माहौल ही बेहतर और अच्छा और कुछारी उस सूबा का माहौल होता है। वही पूछ रहे, जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज में यकीन नहीं था, तो जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का तशद्दुद में यकीन सर्रा बराबर भी नहीं था। ठीक है आगे आइए, किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है। क्या पूछ रहे हैं, किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है, तो पुरतशद्दुद इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है। पुरतशद्दुद क्या है, पुरतशद्दुद इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है। ठीक है आगे देखिए, क्वारंटाइन को क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कही। क्या है, क्वांटिटी में बदल जाती है, यह बात किसने कही, तो क्वांटिटी में बदल जाती है, यह कौल मार्क्स का है। किसका कौल है, यह कौल जो है मार्क्स का है। ठीक है आगे देखिए, वेदांत का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था, यानी वेदांत का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था। देखिए वेदांत विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो, याद रखिएगा, शिकागो में वेदांत का फलसफा उन्होंने पेश किया था। कहां पेश किया था, विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो में वेदांत का फलसफा उन्होंने पेश किया था। ठीक है समझ गए इतना, आगे आइए, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। क्या है, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब ये किसकी नज्म है, यानी इसके राइटर, इसके मुसन्निफ और इसके लेखक कौन है। तो देखिए क्या है, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है, तो शिकस्ता जिंदा का ख्वाब जो है ये जोश मलियाबादी की नज्म है। किसकी नज्म है, जोश मलियाबादी की ये नज्म है। ठीक है आगे आइए, जोश का असल नाम क्या है। क्या पूछ रहे हैं, जोश मलियाबादी जो है पूछ रहे हैं जोश का असल नाम क्या है, तो जोश का असल नाम जो है शब्बीर हसन खां है। क्या है, शब्बीर हसन खां जोश का असल नाम है। आगे देखिए, जिंदानी से क्या मुराद है, जिंदानी से क्या मुराद है, तो जिंदानी से मुराद जेल में रहने वाले हैं। क्या है, जिंदानी से क्या मुराद है, तो जिंदानी से मुराद है जेल में रहने वाले। ठीक है समझ गए इतना, आगे आइए, जोश की 5 तसनीफ के नाम बताए, यानी जोश जो है, जोश मलियाबादी पूछ रहे उसके 5 तसनीफ यानी 5 उसके किताब के नाम बताए। ये सब बहुत अहम सवाल है, इसको अच्छी तरीके से जहन नशीं कीजिए और बहुत अच्छे से इसको कॉपी में हो सके तो नोट करके याद कीजिए, ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से तमाम बात ढुकी रहे। अगर सवाल किया जाए तो फौरन इन तमाम सवाल का जवाब आप आसानी से दे सके। क्या है, जो उसकी 5 तसनीफ के नाम बताए। पहला देखिए क्या है, रूहे अदब, दूसरा है नक्शो निगार, तीसरा है यादों की बारात और चौथा है शोला शबनम और पांचवा है हरफो हिकायत। समझ गए पांचों क्या है, रूह अदब, नक्शो निगार, यादों की बारात, शोला शबनम, हरफो हिकायत। ठीक है आगे आइए, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है। क्या पूछ रहा है, शिकस्ता जिंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है, तो शिकस्ता जिंदा का ख्वाब की ताबीर मुल्क की आजादी है।
क्या है? शिकस्ता जिंदा के ख्वाब की ताबीर क्या है? शिकस्ता जिंदा के ख्वाब की ताबीर है मुल्क की आजादी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। जोश के हम अशर 3 शुअरा के नाम बताए और उनके मजमुए कलाम का भी नाम बताए। यानी जोश मलियाबादी के जो हम अशर 3 शायर थे, शोरा एकाम, उनके 3 के नाम बताने बोल रहे हैं और उनके तीनों के एक एक किताब के नाम भी बताने मजमुआ कलाम के नाम भी बताने बोल रहे हैं। देखिए, जो उसके हम अश 3 शोरा का नाम बताए और उनके मजमुआ कलाम का भी नाम बताए। देखिए, पहला क्या है? फैज अहमद फैज, इसके मजमुआ कलाम है नक्शे फरियादी। क्या है? नक्शे फरियादी। पहला फैज अहमद फैज, मजमुए कलाम नक्शे फरियादी। दूसरा जमील मजहरी, उसका क्या है? अक्से जमील, मजमुए कलाम का नाम क्या है? अक्से जमील। और तीसरा है अमीक हनफी, उनका जो मजमुए कलाम है संगे पराहन। क्या है? संगे पराहन। इनके 3 हम अशर सोरा, फैज अहमद फैज, नक्शे फरियादी, जमील मजहरी, अक्से जमील मजमुआ कलाम, अमीक हनफी, संगे पराहन है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? क्या पूछ रहे हैं? क्या शायर सड़कों पर आवारा, देखते ना ये आवारा लुच्चा की तरह इंसान लोग टहलता रहता है, कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी का नुकसान कर दिया, कभी किसी को मार बैठा, वही पूछ रहे हैं क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था? तो हां, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। क्या जवाब होगा? हां, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। आगे देखिए, शायर किसे मोती की लड़ी कहता है? शायर किसे मोती की लहरी कहता है? तो शायर फुलझड़ी को मोती की लहरी कहता है। किसको? फुलझड़ी, यानी अपने महबूबा को मोती की लड़ी शायर कहता है। ठीक है, आगे देखिए। क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है? क्या है? क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है? तो हां, रात को शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। क्या है? हां, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। एकदम आसान है। आगे देखिए, एक तूफान बला कस के लिए मुंतजिर है। एक तूफान बला किसके लिए मुंतजिर है? तो एक तूफान बला शायर के लिए मुंतजिर है। किसके लिए? शायर के लिए मुंतजिर है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। क्या वो सारा किसरा सुल्तानी फूक देना चाहता है? कौन? शायर के बारे में बोल रहे हैं। क्या वो सारा किसरा सुल्तानी फूक देना चाहते हैं? तो हां, शायर सारा किसरा सुल्तानी को फूक देना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। क्या आवारा एक पुरअस्र नज्म है? क्या पूछ रहे हैं? आवारा नज्म जो है, क्या आवारा एक पुरअस्र नज्म है? तो हां, आवारा एक पुरअस्र नज्म है। ठीक है, आगे आइए। क्या इस नज्म का उन्वान दुरुस्त है? यानी आवारा जो है, पूछे क्या इस नज्म का उन्वान दुरुस्त है? तो हां, इस नज्म का उन्वान दुरुस्त है। ठीक है, आगे देखिए। क्या मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? क्या पूछ रहे? क्या मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? तो हां, मजाज एक तरक्की पसंद शायर थे। एकदम आसान है। आगे आइए। क्या उर्दू के रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है? क्या है? क्या उर्दू के रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है? तो हां, उर्दू के रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है। समझ गए? अच्छे से समझ जाइए। क्या उर्दू के रोमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है? तो हां, उर्दू के रोमानी शायरी में मजाज का नाम बिल्कुल रोशन है। आगे आइए। पहले शेर में मोहन किसे कहा गया है? क्या है? पहले शेर में मोहन किसे कहा गया? तो पहले शेर में मोहन महबूबा को कहा गया। किसको? महबूबा को पहले शहर में मोहन कहा गया। आगे देखिए। हैदराबादी उलमा वली का पूरा नाम और जाए पैदाइश के मुतालिक क्या बताते हैं? इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कीजिएगा, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या है? हैदराबादी उलमा वली का पूरा नाम और जाए पैदाइश के मुतालिक क्या बताते हैं? तो देखिए, हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद है। क्या है? वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद है और मकाम पैदाइश है औरंगाबाद। ये किस उलमा के? हैदराबादी उलमा के नजदीक है वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद और इनकी मकाम पैदाइश कहां है? औरंगाबाद है। ठीक है,
आगे आइए। तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? यानी तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो तारीख अदब में वली शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। किसके तरफ? शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरफ दिखाई देते हैं। आगे आइए। दूसरी गजल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल, जोगी दिल कहां का बासी है? क्या पूछ रहे हैं? दूसरी गजल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल यानी जोगी दिल कहां का बासी है? तो दूसरी गजल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल यानी जोगी दिल जो है वो काशी का बासी है। कहां का? वो काशी, छोटी काफ वाली का सिनिये सी, वो काशी का बासी है। ठीक है, आगे आइए। वली का असल नाम और मकाम पैदाइश गुजराती मुहक्किकीन के नजर में क्या है? पहले जो बताया वो हैदराबादी मुहक्किकीन के नजर में क्या था, और अब गुजराती मुहक्किकीन के नजर में देखिए क्या है। तो गुजराती मुहक्किकीन के नजर में उन वली का असल नाम है शाह वलीउल्लाह। क्या उस्मत सैयद मोहम्मद वलीउल्लाह यहां लिखा हुआ है शाह। ये गुजराती मुहक्किकीन के नजदीक जो है वली का असल नाम है शाह वलीउल्लाह और मकाम पैदाइश अहमदाबाद है। गुजराती उलमा के हैदराबादी उलमा के नजदीक उनकी पैदाइश हैदराबाद औरंगाबाद था, और गुजराती मुहक्किकीन के नजदीक उनका असल नाम शाह वलीउल्लाह और मकाम पैदाइश अहमदाबाद है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। पीके पराग के माने बताए। क्या है? पीके पराग के माने बताए। तो पीके पराग के माने है महबूबा का सन्यास। क्या है? पीके पराग के माने क्या है? पीके पराग के माने है महबूबा, महबूबा का सन्यास लेना है। क्या है? महबूबा का सन्यास लेना है। आगे देखिए, हूरों में किसके महक की शोहरत है? क्या है? हूरों में किसकी महक की शोहरत है? तो हूरों में शायर के महबूबा की महक की शोहरत है। हूरों में किसकी महक की शोहरत है? तो हूरों में शायर के महबूबा की महक की शोहरत है। ठीक है, देखिए आगे। शामिल निसाब गजलों से दुकनी का दो कुनी अल्फाज दर्जेल कीजिए। यानी शामिल निसाब गजलों में पूछा दो कुनी अल्फाज जो है उसको दर्जेल कीजिए, यानी उसको बताइए। दो कुनी अल्फाज क्या है? नजक और सन्यासी। क्या है? नजक और सन्यासी, ये दुकनी अल्फाज है। ठीक है, आगे आइए। वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शोरा को किस तरफ रागिब किया है? क्या है? वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शोरा को किस तरफ रागिब किया है? तो वली ने शुमाल हिंद के शोरा को रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया। किसके तरफ? रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया है। किसकी तरफ रागिब किया है? वली ने शुमाल हिंद के शोरा को रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया है। ठीक है, आगे आइए। रश्क के चीन से आप क्या समझते हैं? क्या है? रश्क के चैन से आप क्या समझते हैं? तो रश्क के चैन से मुराद है चैन के महबूबा की खूबसूरती। रश्क के चीन से क्या मुराद है? रश्क के चीन से मुराद है चीन के महबूबा की खूबसूरती। कहां की महबूबा खूबसूरती है? चीन के महबूबा की खूबसूरती। ठीक है। वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता किस सन में लिखा? यानी वली के पूछ रहे कि उनके कौन से शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता और लिखा, और वो किस सन में लिखा? देखिए, वली के एक शागिर्द सनाउल्लाह, याद रखिएगा, वली के एक शागिर्द सनाउल्लाह दीवाने वली का एक मखतूता जो लिखा है वो कब? 1725 में। कौन लिखा है? मौलाना सनाउल्लाह। कब लिखा है वो? 1725 में लिखा है। ठीक है, आगे आइए। राशिक का पूरा नाम क्या था? क्या है? राशिक का पूरा नाम क्या था? तो राशिक का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। क्या था राशिक का पूरा नाम? राशिक का पूरा नाम क्या था? तो राशिक का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम शेख गुलाम अली था। ठीक है,
आगे आइए। राशिक कब और कहां पैदा हुए, इसको एकदम अच्छी तरह ज़हन नशीं करना है। कब किसी भी राइटर या मुसन्निफ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, वो कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनके वालिद मोहतरम का क्या नाम है, उनकी वफात कब हुई, इस तरह के सवाल अक्सर आपसे पूछे जाएंगे और अक्सर आपसे किए जाएंगे। तो राशिक कब और कहां पैदा हुए? राशिक अजीमाबादी 1757 में पैदा हुए। राशिक कहां पैदा हुए? राशिक जो अजीमाबाद में 1757 में ये पैदा हुए। ठीक है, आगे देखिए। राशिक किसके शागिर्द थे? क्या है? राशिक किसके शागिर्द थे? तो राशिक जो है मीर तकी मीर के शागिर्द थे। राशिक किसके शागिर्द थे? राशिक मीर तकी मीर के ये शागिर्द थे और राशिक मीर तकी मीर के उस्ताद थे। ठीक है, आगे देखिए। मीर की शागिर्दी पर कौन फख्र करता था? क्या है? मीर के शागिर्दी पर कौन फख्र करता था? तो मीर के शागिर्दी पर राशिक फख्र करते थे कि मीर तकी मीर हमारे उस्ताद है, हम उसके स्टूडेंट है। वो फख्र करते थे, कहीं भी जाते तो कहते थे कि हमारे उस्ताद का नाम तुम जानते हो क्या है? मेरे उस्ताद का नाम है मीर तकी मीर। वो खूब फख्र करते थे। ठीक है, आगे आइए। राशिक ने खुसूसन किस किस सनफ में तवा आजमाई की है? क्या पूछ रहे हैं? राशिक अजीमाबादी के बारे में पूछ रहे हैं कि राशिक ने खुसूसन किस किस सनफ में तवा आजमाई की है? तो राशिक ने खुसूसन गजले, कसाइद, रबाइयात, मसनवियात में तवा आजमाई की है। राशिक ने किस किस सन में तवा आजमाई की है? तो राशिक ने खुसूसन गजले, कसाइद, रबाइयात और मसनवियात में इन्होंने तवा आजमाई की है। ठीक, आगे आइए। रुखे यार के काबिल कौन होता है? क्या पूछ रहे हैं? रुखे यार के काबिल कौन होता है? तो रुखे यार के काबिल जो है वो आईना होता है। कौन होता है? रुखे यार के काबिल कौन होता है? तो रुखे यार के काबिल आईना होता है। ठीक है, आगे आइए। फलक किसके इशारे पर ईजा पहुंचाती है? यानी तकलीफ। ईजा माने तकलीफ। पूछ रहा फलक किसके इशारे पर ईजा पहुंचाती है? तो फलक माशूक के इशारे पर ईजा पहुंचाती है। किसके इशारे पर? फलक जो है माशूक के इशारे पर ईजा पहुंचाती है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए। दिल क्यों डूबा जा रहा है? क्या पूछ रहे हैं? दिल क्यों डूबा जा रहा है? तो दिल जो है वो इश्क की बीमारी में डूबा जा रहा है। दिल क्यों डूबा जा रहा है? दिल जो है वो इश्क के बीमारी में दिल डूबा जा रहा है। ठीक है, आगे आइए। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? क्या है? कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? देखिए, कसीदा निगारी की तारीख में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की शख्सियत एक दरख्शां सितारे है। 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वो कमाल हासिल किए। उन्हीं मुसहफी जैसे शायर ने उर्दू कसीदा गोई का नक्काश अव्वल तस्लीम किया। सौदा की शायराना अजमत के लिए यह सबूत काफी है। कौन सबूत? शायर कौन? नक्काशी अव्वल कौन तस्लीम किया इन्हें? उन्होंने नक्काशी अव्वल जो है उन्हें 18वीं सदी में इन्हें नक्काशी अव्वल तस्लीम, सौदा ने इन्हें नक्काशी अव्वल तस्लीम किया। ये सौदा के लिए काफी। आगे देखिए। कसीदा की इब्तिदा किस जबान से हुई थी? क्या है? कसीदा की इब्तिदा किस जबान से हुई थी? तो कसीदा की इब्तिदा जो सबसे पहले हुई थी वो अरबी जबान से। किस जबान से? कसीदा की इब्तिदा सबसे पहले अरबी जबान से हुई थी। अरबी कसाइद बहुत मियारी हुआ करते थे। अरबी के असर से कसीदा निगारी फारसी जबान में पहुंची और फारसी में इस सनफ का इतना जोर रहा कि तकरीबन तमाम अहम शोरा ने लाजमी तौर पर कसाइद कहे और फारसी के असर से उर्दू में कसाइद का चलन बढ़ता रहा। फारसी के जिन शोरा ने कसाइद के लिए जो मेआर मुकर्रर किए हैं वो उर्दू शायरी ने उन मेआर को तस्लीम किया और इख्तियार किया है। ठीक है, समझ गए? आइए आगे आइए। सौदा ने तकरीबन कितने कसाइद लिखे हैं? क्या है? सौदा ने तकरीबन कितने कसाइद लिखे हैं? तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। 18वीं सदी ईस्वी में सौदा ने अपने दिलचस्प कसाइद वली
कसाइद वली वालों के दिलों को गरमा दिया और सौदा ने एक मखतूत अंदाज के मुताबिक 300 से ज्यादा कसाइद लिखे। क्या है, सौदा ने तकरीबन कितने कसाइद लिखे हैं, तो लिखना है यहां 300 से ज्यादा कसाइद उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आगे आइए। शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा है? क्या है, शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा है? तो शायर ने इस गीत को फिल्म नया दौर के लिए लिखा है। किस दौर के लिए? फिल्म नया दौर के लिए लिखा है। इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? क्या पूछ रहे हैं, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? तो इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तिहाद होना चाहिए। क्या है, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? तो इस गीत का जो मौजू है मजदूरों का इत्तिहाद होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। बुनियादी तौर पर गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा गया है? क्या है, बुनियादी तौर पर गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा गया है? तो यह गीत बुनियादी तौर पर समाज के कमजोर तबके के लिए लिखा गया है। कौन से तबके के लिए? कमजोर तबके के लिए लिखा गया है। कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। मोती कहां से निकलती है? तो मोती पानी से निकलती है। ठीक है, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। मोती कहां से निकलती है? मोती पानी से निकलती है। आगे आइए। साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? क्या है, साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में 5 बार आया। कितनी बार? 5 बार आया है। इस गीत के शायर का नाम बताए। क्या है, इस गीत के शायर का नाम बताए। इस गीत के शायर का नाम है साहिर लुधियानवी। क्या है, साहिर लुधियानवी इस गीत के शायर का नाम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे एकदम इख्तिताम तक मैंने पूरी सब्जेक्टिव जितने भी आपके बुक के अंदर है, पूरे सब्जेक्टिव को मैं बाकायदा तौर पर बता दिया हूं। आज मैंने तकरीबन 10 चैप्टर के सब्जेक्टिव को आप तमाम बच्चों को बताया है, जो खत्म तक गीत तक था आपका। इस वीडियो को आप तमाम बच्चे जरूर बेजरूर देखिएगा। यह आपके इम्तिहान के लिए बहुत बेहतर और अच्छा वीडियो होगा, इसलिए इसको मिस ना कीजिए और जरूर देखिएगा। और जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा आप तमाम बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई बात समझ में ना आए, और साथी के पास इसको जरूर बेजरूर शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट बहुत कम आप तमाम बच्चों का आता है, इसलिए जरूर बेजरूर हमारे इस जेटी एकेडमी को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों पर, ताकि वो भी आसानी के साथ अपनी पढ़ाई को कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है।